भारत में जो अमेरिका का एम्बेसडर है एरिक गारसेती, उसने हाल ही में एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है और ये बोला है कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो वॉर के या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नहीं चल सकती। खैर, ऐसा ये मानना उसका खुद का है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का डॉक्ट्रिन जो भारत की फॉरेन पॉलिसी का है, ये डॉक्ट्रिन एक यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को इस प्रकार की टिप्पणी देने की आवश्यकता हाल ही में क्यों हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जो अभी रूस की एक विज़िट पे गए, और वो जो स्टेट विज़िट में जाकर भारत ने रूस के साथ खड़े होकर ये चीज़ को सहमति दिलवाई कि देखिए, आप हमारे एक ऑल वेदर फ्रेंड हैं और हम आपके साथ हमेशा टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे। आपसे जितना भी व्यापार, चाहे वो तेल से लेके डिफेंस आर्मामेंट से लेके दूसरे डायमेंशन में हो, वो कंटिन्यूड रहेगा। इस सारी चीज़ को लेके अमेरिका को सबसे पहली बात तो इरिटेशन है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमें समझने की आवश्यकता ये है कि इस समय अमेरिका का सारा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो रखा है चीन को काउंटर करने के बीच या फिर रूस को यूक्रेन में काउंटर करने के बीच। और तीसरा उसका जो एक फ्रंट नया खुला हुआ है जहां पर उसको अपने ऑल फ्रेंड ऑल वेदर एलाई, जिसका इनाम इजराइल है, उसको हमास से और ईरान से बचाने के लिए, काउंटर करने के लिए उसके रिसोर्सेज वहाँ पर भी डाइवर्टेड है। अब देखिए, जो ये 3 डिफरेंट फ्रंट्स हैं अमेरिका के, जहाँ पर वो इस समय प्री ऑक्यूपाइड है, इनको टैकल करने की रणनीति क्या है। इस समय अमेरिका के मन में ये चल रहा है कि क्या हम नेटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर से बना हुआ अलायंस है, वो ये सोच रहा है कि क्या इस अलायंस के अंदर हम यूक्रेन को मेंबरशिप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। क्योंकि उसका मानना यह है कि यदि नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन को मिलती है तो इस मेंबरशिप को मिलने के बाद एक चीज़ तय ज़रूर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं रशिया का एक डेटरेंस होगा कि वो यूक्रेन से युद्ध करने में हिचकिचाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज अगर हम देखें, परिस्थिति ये है कि यदि अमेरिका यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप देने के बारे में सोचता या बोलता भी है तो उसमें उसकी खुद की कठिनाइयां बहुत हैं, क्योंकि अमेरिका का नाटो की मेंबरशिप ऑफर करने से यूक्रेन को कोई खुद बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिल रहा है। नाटो की मेंबरशिप वो यूक्रेन को केवल इसीलिए ऑफर करना चाह रहा है क्योंकि यूक्रेन में उसके खुद के ऑयल एक्सप्लोरेशन के इंटरेस्ट हैं। नंबर 2, अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्रीज़ के यूक्रेन में मनी लॉन्ड्रिंग के इंटरेस्ट हैं। आज की डेट में यदि मान लीजिए ऐसी परिस्थिति अराइज भी करती है कि अगर नाटो की मेंबरशिप अमेरिका ऑफर करता है यूक्रेन को, तो एक हाई पॉसिबिलिटी है कि चाइना और रशिया मिलके अमेरिका के इस डर्टी बिजनेस वाले एस्पेक्ट को एक इंफॉर्मेशन वॉर के तहत पूरे वर्ल्ड के सामने पेश करेंगे। इसी रीज़न से इस चीज़ को समझिए कि पिछले 2-2.25 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को रोकने के लिए आज की डेट में अमेरिका यदि चाहता तो वो ओवरनाइट मेंबरशिप यूक्रेन को दे देता, लेकिन अभी तक उसको देने में वो हिचकिचा रहा है। अब यहाँ पर भारत का क्या रोल है। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए ये बात बोली है कि ये जो मसला यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, ये इन 2 देशों का आपसी मसला है। दूसरी बात, भारत ने हमेशा एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लेते हुए ये पॉइंट बोला है कि यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा से ये चाहते हैं कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीसफुल टॉक्स के थ्रू इस मसले का हल हो। अब जब भी भारत ये बात बोलता है तब प्रॉब्लम ये आती है कि अमेरिका को इस चीज़ को सुन के इरिटेशन होती है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर इंडिया का ये पॉइंट कि डायलॉग, डिप्लोमेसी से, नेगोशिएशन से यूक्रेन एंड रशिया का मसला हल होगा, अगर वो इस पॉइंट को बार बार बोलता है तो इस पॉइंट में गड़बड़ क्या है और गलत क्या है। अमेरिका के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि वो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के इस डॉक्ट्रिन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसको नहीं एक्सेप्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका का आज की डेट में भारत को लेकर रवैया ये है कि आप अपने ये स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन और ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टाइप की, हमें मत सुनाइए। आप यदि हमारे साथ, अगर हमारे साथ खड़े हैं तो आप हमारे साथ अलाइन हो जाइए। अलाइन हो जाइए का मतलब ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की जो सोच है वो इस तरीके से ड्राइव होनी चाहिए
कि जिस तरीके का एजेंडा यूएस पूरे वर्ल्ड में चला रहा है उस एजेंडा के साथ उसकी सिंपैथी होनी चाहिए। यानी कि कल को अमेरिका अगर बोले कि इंडिया अफ़गानिस्तान में अपने बंदे भेज दो, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि तालिबान से लड़ना है, तो अगर इंडिया और अमेरिका अलाइंड होंगे तो अमेरिका ये बोलने के बाद इंडिया सिर्फ अपनी आंख बंद करके अपने आर्म्ड फोर्सेस को भेज देगा। आज की डेट में यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी यही चीज़ अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव है जो वो इंडिया से एलिसिट करना चाह रहा है। अमेरिका बार बार ये बात बोल रहा है कि आप अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन को छोड़िए, आप हमारे साथ अलाइन कीजिए और जो जो चीज़ों में हम चाह रहे हैं उस चीज़ों में हमारी सहमति दीजिए। अब समस्या, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझिए, भारत आज की डेट में इस मोमेंट पे एक मिडल पावर है। वो मिडल पावर से लॉन्ग रन में बनना चाहता है एक ग्रेट पावर। अब प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये आती है कि जब भारत ये बोलता है कि मैं एक मिडल पावर से एक ग्रेट पावर बनना चाहता हूँ लॉन्ग रन में, तो ग्रेट पावर का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम विजुअलाइज कर रहे हैं जिस सिस्टम में हम खुद एक बहुत बड़े पावर सेंटर हों, दूसरे देश भी बहुत सारे पावर सेंटर्स हों। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि इस पॉइंट से एक चीज़ ये निकल के आती है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक मल्टी पोलर वर्ल्ड चाहती है। एक मल्टी पोलर वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज़ के पास पावर होनी चाहिए। इन मल्टीपल कंट्रीज़ के पास अगर पावर होगी तो इन मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर पावर जब डिफ्यूज़ कर दी जाए तो ये पावर के डिफ्यूज़न की वजह से पूरा वर्ल्ड पीसफुल और स्टेबल हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल पावर्स होने के नाते हर पावर दूसरे पावर के एक असर्टिव बिहेवियर पे चेक रख सकती है। अमेरिका के इस पॉइंट के नज़रिए से उसके व्यवहार को अब आप समझिए। अमेरिका जब ये बात बोलता है कि इंडिया आपका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन जो है उसको आप छोड़ दीजिए बिकॉज वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है, आप हमारे साथ अलाइन कर जाइए, इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कभी ना रहे, और जब ये बात भारत के खिलाफ वो बोलता है तो इससे ये चीज़ दर्शाती है कि अमेरिका भारत की सोवरेनिटी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। वो इस चीज़ की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करके ये बात नहीं मानता है कि भारत एक सोवरेन देश है और ये सोवरेन देश अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी जो विदेश नीति है उसमें अपने निर्णय अपने हिसाब से खुद ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जब अमेरिका ये बात बोलता है कि भारत आप अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन को छोड़ दीजिए, हमारे साथ अलाइन कर जाइए, तो वो एक ऐसी परिस्थिति विजुअलाइज करना चाह रहा है, एक ऐसा वर्ल्ड का सिस्टम विजुअलाइज करना चाह रहा है जिसमें वो कह रहा है कि देखिए मैं केवल एक इकलौता सुपर पावर हूँ और आप सब मेरे जूनियर नौकर हैं। आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा इस नज़रिए से, अगर मैं एक साधारण भाषा का प्रयोग करूं, कि जितने भी यूरोप के देश आज अगर अमेरिका के साथ उस यूक्रेन की लड़ाई में खड़े हैं तो वो सारे के सारे देश पहली बात तो अमेरिका के जूनियर पार्टनर कह के और जूनियर पार्टनर बन के खड़े हैं। यानी कि वो ये सब बात मानते हैं कि भाई अमेरिका जो है विश्व का लीडर है और एक झुंड है, उस झुंड में यदि हम चल रहे हैं तो उसमें सबसे आगे अमेरिका चलेगा और हमारे को वो लाइट और दिशा दशा दिखाएगा कि कहाँ जाना है। भारत की विदेश नीति के सोच के पूरे आइडिया के खिलाफ ये पर्टिकुलर थॉट है अमेरिका का। आज की डेट में अगर मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं उन संबंधों में एक स्ट्रैटेजिक डिसोनेंस अगर आया है तो ये स्ट्रैटेजिक डिसोनेंस आने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत और अमेरिका की सोच आज की डेट में डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि हम दोनों की सोच जो है बिल्कुल अलग होती जा रही है विश्व के मुद्दों को लेके, और ये सोच विश्व मुद्दों को लेके इस प्रकार से अलग होती जा रही है क्योंकि अमेरिका यदि जब ये बात बोलता है कि भारत को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको नहीं फॉलो करना चाहिए, तो हमारे अंदर ये फील आती है कि अमेरिका को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि हम एक मिडल पावर से ग्रेट पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अमेरिका यदि विश्व का एक पावर है तो भारत भी लॉन्ग रन में एक विश्व का एक सुपर पावर बनेगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है। इसी कारण से आप देखिए कि जब जब भारत रूस से संबंध बनाने की कोशिश करेगा तब तब अमेरिका हमारे को इस चीज़ को जताएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़,
भारत और चीन के बीच में जो भी विवाद और मसले हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मसले और विवाद भारत अपने आप चीन के साथ बैठ के उनको खुद सुलझाएगा। यदि मान लीजिए कि सीमा पर कोई मसला है या भारत और चीन के व्यापार को लेके कोई मसला है, तो ये जो बॉर्डर को लेके या ट्रेड को लेके कोई भी अगर डिस्प्यूट है, तो इंडिया और चाइना, भारत और चीन, उन दोनों को अपने आप खुद सुलझाएंगे। उसमें रशिया ने आकर कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, उसमें आकर अमेरिका का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना है। लेकिन एरिक गारसेती की ये स्टेटमेंट बड़ी महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझने की कि एरिक गारसेती ये बात बोलने की कोशिश कर रहा है, जो उसने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि भारत और चीन के बीच मान लीजिए कभी कल को कोई सीमा विवाद यानी कि कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाए, तो ये सीमा विवाद और बॉर्डर डिस्प्यूट के दौरान रूस नहीं आएगा। भाई सबसे पहली बड़ी बात आप ये बताइए कि यदि अगर मान लीजिए रूस नहीं भी आएगा, तो क्या आप आएंगे? आप अगर आएंगे तो आप लिख के अश्योरेंस दे सकते हैं? क्योंकि आपका इतिहास तो ये बताता है कि जब भारत ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कराने के लिए बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय आपने हमारे बे ऑफ बंगाल में यूएसएस एंटरप्राइज भेज के, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो भेजकर आपने हमारे को धमकाने की कोशिश की थी 1971 में कि अगर भारत आपने ईस्ट पाकिस्तान पे ये लड़ाई को बंद नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपके ऊपर न्यूक्लियर बम दागना पड़ेगा। भाई आपका इतिहास तो ये थ्रेटनिंग वाला रहा है। जब आपका खुद का इतिहास इस प्रकार का थ्रेटनिंग वाला रहा है, तो मैं आपके इस पॉइंट पे भरोसा कैसे कर लूं कि कल को जब भारत या चीन के बीच मान लीजिए एक मनगढ़ंत विवाद यदि कभी सीमा को लेके हो भी गया, तो आप हमारी रेस्क्यू के लिए आएंगे? आपका इतिहास तो कतई ये बात को नहीं बोलता। तो सारा मूल रूप से प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आके अब स्पष्ट हो जाती है। प्रॉब्लम केवल एक है, प्रॉब्लम है भारत का एक एस्पिरेशनल स्टेटस जो अमेरिका को पसंद बेसिकली नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर, भारत अपनी डिप्लोमेसी से लेकर अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को फील करवा रहा है लोगों में, अमेरिका को इस चीज़ को देख के इरिटेशन हो रही है। अमेरिका को ये चीज़ अब समझ आ रही है कि जैसे जैसे भारत पॉपुलर बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा, एक ऐसी परिस्थिति कहीं पैदा ना हो जाए कि इस केस में कि भारत एक पावर हो जाए जिससे कि विश्व तौर पर बैलेंस ऑफ पावर अफेक्ट हो। यदि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो वो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि भारत और अमेरिका के बीच जितने भी स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंसेस हैं, ये सारे के सारे स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंसेस जो हैं ये केवल एक पावर इक्वेशन को लेके बने हैं। और पावर इक्वेशन ये है एक स्पष्ट शब्दों में कि अमेरिका चाहता है कि मैं विश्व का सोल सुपर पावर बना रहूं और भारत जैसा देश एक जूनियर पार्टनर मेरा बन के मेरे साथ साथ चले, जैसे कि यूरोप के बाकी देश चलते हैं। लेकिन भारत इसी चीज़ को विवादित मानते हुए ये बात बोलता है कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहता है मेरे लिए ये विवादित इस कारण से है क्योंकि मैं एक ऐसा विश्व विजुअलाइज कर रहा हूँ कि जिसमें आपके पास अपनी पावर हो और हमारे पास अपनी पावर हो। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आज की डेट में मैंने आपको एक वीडियो के तहत ये पॉइंट भी बताया था, भारत और रूस वाली जो वीडियो थी उसमें, कि भारत और रूस के बीच का सबसे बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर यही है कि वो दोनों के दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। तो एरिक गारसेती का ये स्टेटमेंट देना, इस स्टेटमेंट का इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ये जो जियोपॉलिटिकल कैनवस जिसमें ये स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि भारत और यूएस के बीच के स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस का जो सबसे बड़ा कारण है, उसका कारण है दोनों देशों के बीच जो डाइवर्जेंस है वो पावर इक्वेशन के और पावर थॉट को लेके है। और ये बात मत भूलिएगा कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का डॉक्ट्रिन आज की डेट में भारत की इस मल्टीपोलर पावर स्टेटस को अचीव करने के लिए उसका एक स्टेप है। और जैसे जैसे भारत ये स्टेप को लेता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से आप देखेंगे
कि आने वाले समय में अमेरिका और भारत के बीच में ये डाइवर्जेंसेस और होंगे और भारत और रशिया के बीच में ये कन्वर्जेंसेस और होंगे। तो इस प्रतीक आपको ये देखना है कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इस बैलेंसिंग एक्ट में अमेरिका को ये चीज़ जब तक समझ नहीं आएगी कि वो भारत के एस्पिरेशन को एक्सेप्ट करे और उसको समझे, तब तक अमेरिका और भारत के बीच में ये फ्रिक्शन पॉइंट्स हमेशा बने रहेंगे। धन्यवाद।